न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, विच इज़ चैप्टर 8 ऑफ द ओ लेवल बायोलॉजी सिलेबस। अच्छा, ये जो नोट्स हैं जो मैं यूज़ करूँगा इसमें, ये मैंने अपने ओ लेवल के टाइम पे बनाए थे और इन्हीं को मैंने यूज़ किया था तैयारी के लिए बाय द एंड ऑफ ओ लेवल्स, O3 के एंड पे। तो अब इस लेक्चर के लिए हम ये नोट्स यूज़ करेंगे और मे बी आगे भी जो लेक्चर्स रह गए हैं उनमें ये नोट्स मैं यूज़ करूँगा क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल में। अच्छा, स्टार्ट कर लेते हैं जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइट के बारे में और इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइट के बारे में। हमने जिन न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स हैं और फाइबर है, ठीक है। एंड पे हम वाटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को हम कार्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। बल्कि इसका मैं ज़रा अगर कलर चेंज करके ब्लैक कर दूँ तो ज़्यादा विजिबल रहेगा, ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को हम कार्ब्स भी कहते हैं। इनकी सोर्स क्या होती है? ब्रेड, राइस, पास्ता, पोटैटोज़, रोटी, चावल, ठीक है। और इनकी इंपॉर्टेंस है कि प्रोवाइड एनर्जी फॉर बॉडी एक्टिविटीज़। अब एनर्जी ये कौन सी प्रोवाइड करेंगे? क्विक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्विक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जब भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किए हैं, जब भी आपने कोई चीज़ खाई है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उस कार्ब को एनर्जी के लिए यूज़ करेगी बॉडी और क्विक एनर्जी के लिए यूज़ करेगी। और एनर्जी के लिए कैसे यूज़ करेगी? रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। रेस्पिरेशन के थ्रू करेगी। रेस्पिरेशन भी ओ लेवल के सिलेबस में एक टॉपिक है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, आपको ये पॉइंट ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। नहीं पढ़ा हुआ तो वो भी पढ़ लें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का हमने पढ़ा कि उसकी सोर्स क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। सेकंड चीज़ है लिपिड्स। लिपिड्स यानी फैट्स एंड ऑयल्स। लिपिड अगर सॉलिड फॉर्म में हो उसको फ़ैट कहते हैं, अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो उसको ऑयल कहते हैं, ठीक है। अब हमें पता है फैटी और ऑयली चीज़ें कौन सी होती हैं? बटर, ऑयल्स, नट्स, फ़िश, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नेचुरल फ़ैट्स और ऑयल्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। बाकी तो चीज़ें भी होती हैं जैसे फ़ास्ट फूड वगैरह में ऑयल होता है, लेकिन जो नेचुरल सोर्सेज हैं लिपिड्स की वो यही है, बटर, ऑयल्स, नट्स, फ़िश, बाकी मीट, एग्स, दूध, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि दे स्टोर एनर्जी, दे फॉर्म सेल मेम्ब्रेन्स एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, ठीक है। इन तीनों बातों को समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने कहा दे प्रोवाइड एनर्जी यानी क्विक एनर्जी की बात हो रही थी। लिपिड्स में हम कहते हैं दे स्टोर एनर्जी यानी कि एनर्जी स्टोर की बात हो रही है। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर एक बंदा है वो पैसे कमाता है तो वो पैसे पहले अपने घर की नीड्स के लिए यूज़ करेगा, ठीक है। फिर एंड पे जो उसके पास बच जाएंगे वो उनको स्टोर कर लेगा। तो जो कार्ब्स हैं वो आपकी बॉडी यूज़ करेगी एनर्जी के लिए, और जो आप लिपिड वाली चीज़ें खाएंगे उसको वो स्टोर कर लेगी कि अगर कभी एनर्जी चाहिए बॉडी को और खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो इस फैट और इस ऑयल को, इन लिपिड्स को ब्रेक डाउन करे और उससे एनर्जी हासिल करे, ठीक है। उससे उसको यूज़ करके रिस्पायर करे और एनर्जी रिलीज़ करे। सेल मेम्ब्रेन्स बनने में भी काम आता है लिपिड्स का, ठीक है। ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स की सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन बनती है लिपिड से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है दे प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। या जो आपका बॉडी फैट है वो आपको, आपके ऑर्गन्स को इस तरह प्रोटेक्ट करेगा कि आपके ऑर्गन्स को एक तरीके से वो कुशन करेगा, ठीक है। कि अगर कोई इंटेंस इम्पैक्ट हुआ है आपकी बॉडी के साथ तो आपका जो फैट लेयर है वो उस शॉक को, उस इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब करने में और आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगी, ठीक है। तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तो बहुत सिंपल है। प्रोटीन्स हम सबको पता है ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, रिपेयर के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स की सोर्सेज भी ज़्यादातर लोगों को पता होती हैं, मीट, फ़िश, एग्स, बीन्स, नट्स, इन सब चीज़ों में प्रोटीन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा है कि एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ एंड मेकिंग एंजाइम्स। एंजाइम्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो अब अगर एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं तो ऑब्वियसली वो भी प्रोटीन्स से ही बनेंगे। प्रोटीन खाओगे तो एंजाइम्स बनेंगे ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। और एसेंशियल फॉर ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ में आ जाता है कि जब आपकी मसल बिल्डिंग हो रही है, मसल बिल्डिंग के टाइम पे भी आपको प्रोटीन चाहिए होगा। और आपका जो बाल हैं, जो नाखून हैं, ये सब भी प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटीन्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। कार्ब्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ लिए। विटामिन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन्स हमारे सिलेबस में दो हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है, विटामिन सी एंड विटामिन डी। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटोज़, ब्रोकली, इन सब से आता है। और विटामिन डी फ़िश लिवर, एग योक्स, सनलाइट, इन चीज़ों से आता है, ठीक है। अब ये हम क्यों, विटामिन्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है?
विटामिन सी की पहले बात कर लेते हैं। विटामिन सी हमें पता है कि माल्टे में होगा, लेमन में होगा, जिस तरह से लिखा है सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ठीक है, टोमेटोज़ में होता है, ब्रोकली में होता है। इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये स्कर्वी प्रिवेंट करता है। स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी एक बीमारी होती है, ठीक है, स्कर्वी इज़ ए डिजीज़। और विटामिन सी अगर हमारा सफिशिएंट होगा तो हमारी स्किन और गम्स हेल्दी रहेंगे। स्कर्वी को हम आगे इस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्पेसिफिकली डिजीज़ की बात करेंगे, ठीक है। और विटामिन डी के ऊपर आ जाते हैं। विटामिन डी हमें पता है सनलाइट से मिलता है, सबसे ज़्यादा इसकी प्रोमिनेंट सोर्स है। एग योक से मिलता है, फ़िश लिवर ऑयल से मिलता है। विटामिन डी करता क्या है कि वो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है। आपकी बोन्स ने कैल्शियम अब्जॉर्ब करना है ताकि बोन्स हेल्दी रहें, बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें। कैल्शियम अब्जॉर्ब वो ज़्यादा अच्छी तरीके से तब करेंगे जब आपके पास विटामिन डी प्लेंटीफुल अमाउंट में होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आपका कैल्शियम अब्जॉर्प्शन अच्छी है तो आपकी बोन्स और टीथ आपके हेल्दी होंगे। मिनरल सॉल्ट्स पे आ जाते हैं। कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे, आयरन के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल्स, और ये हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रेंथन करता है। बिल्कुल ऐसे ही हमने यही बात पढ़ी है यहाँ पे, ठीक है। और आयरन हमें मिलेगा रेड मीट से, स्पिनच, दाल वगैरह से मिलेगा हमें। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है जिसकी मदद से ऑक्सीजन कैरी कर सकता है आपका रेड ब्लड सेल, ठीक है। ऑक्सीजन आएगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। वो सारा प्रोसेस हमारा सिलेबस में है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, या अगर आपको ऑलरेडी पता है तो फिर आपके लिए पॉइंट बड़ा सिंपल है, ठीक है। सोर्सेज आपकी रेड मीट, स्पिनच और दाल वगैरह, और इम्पोर्टेंस इसकी कैरीज ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन अच्छी तरह फॉर्म होगा आपका। इसीलिए जिनमें आयरन की कमी होती है उनको एनीमिया हो जाता है, क्योंकि उनका रेड ब्लड सेल अच्छे तरीके से मतलब एफिशिएंटली ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते। तो अब ऑक्सीजन अगर एफिशिएंटली कैरी नहीं होगा तो कॉन्सिक्वेंटली सारे ही बॉडीली फंक्शंस में मसला आएगा, क्योंकि आपके सारे मसल सेल्स को सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये इसकी कॉज है आयरन डिफिशिएंसी की, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। फिर एंड पे फाइबर और रफेज जिसको हम कहते हैं। फाइबर क्या होता है? फाइबर बेसिकली जो भी आपका होल ग्रेन हो गया, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो पार्ट आपका डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, सेल्यूलोज हो गया, बाकी इस तरह की चीज़ें हो गई, उसकी इंपॉर्टेंस है कि वो आपकी डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। गट हेल्थ आपकी अच्छी रखती है, वो कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करती है, और वही बात इंटेस्टाइन्स को हेल्दी रखती है, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट होगी, इंटेस्टाइन्स आपकी हेल्दी हैं, तो आपकी वैसे ही हेल्थ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो इसलिए फाइबर भी बहुत ज़रूरी है। फाइबर बेसिकली होता है वो चीज़ें जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती और वो एज इट इज़ इजेस्ट हो जाती हैं बॉडी से, ठीक है, जैसे आपका सेल्यूलोज है और बाकी इस तरह की चीज़ें। लास्ट पे आ जाते हैं वाटर पे। वाटर क्यों ज़रूरी है? वाटर की सोर्स क्या है? वाटर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। वाटर की सोर्स सबसे पहले वाटर तो ऑब्वियसली है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी पानी होता है, ठीक है। खीरे में पानी होता है, अब ये हर फ्रूट और वेजिटेबल में पानी होता है। तरबूज में कितना पानी होता है? इसकी ज़रूरत क्या है? इट हाइड्रेट्स द बॉडी, एड्स डाइजेशन, हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन में किस तरह हेल्प करती है? स्वेटिंग मैकेनिज्म। बॉडी हीट ज़्यादा हो जाती है तो आप स्वेट करते हैं तो आपका सरफेस टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है, ठीक है। हाइड्रेट्स द बॉडी तो ऑब्वियस बात है, एड्स डाइजेशन भी ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो ये हमारे सारे 7 कंपोनेंट्स थे जो एक हेल्दी डाइट में होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, लिपिड्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल सॉल्ट्स होने चाहिए, फाइबर होना चाहिए और पानी होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मूविंग ऑन, डिजीज़ जो मैंने यहाँ पे कहा था, हम डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं? न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी यानी अगर आपके पास कोई न्यूट्रिएंट कम है, विटामिन सी आपके पास कम होगा तो आपको स्कर्वी होगी, ठीक है। स्कर्वी एक बीमारी है जिसमें गम्स ब्लीड करते हैं, वीकनेस होती है, फटीग, स्किन प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हमने पढ़ा था विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी नहीं होती, हेल्दी स्किन और गम्स रहते हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि स्कर्वी के सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग गम्स, वीकनेस, फटीग एंड स्किन प्रॉब्लम्स। विटामिन डी की डिफिशिएंसी होगी तो रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स इज़ ए डिजीज़ जिसके सिम्टम्स में सॉफ्ट वीक बोन्स है, बाउड लेग्स हैं, बोन पेन है, हड्डियों का मसला है, ठीक है, जोड़ों का मसला। अब इसमें क्या होगा कि ऑब्वियसली विटामिन डी हमें क्यों चाहिए? कैल्शियम के लिए चाहिए, ताकि हम कैल्शियम अब्जॉर्ब कर सकें। कैल्शियम अब्जॉर्ब करेंगे तो हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वीक है। रिकेट्स है, रिकेट्स में आपकी बोन सॉफ्ट, वीक, बाउड लेग्स होता है जो टेढ़ी मेढ़ी लेग्स होती हैं, ठीक है, जो डिफॉर्म्ड होती हैं, और जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द,
ये सब विटामिन डी डिफिशिएंसी से होते हैं। अच्छा, ये डिजीज़ के नाम और इनके सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ किस वजह से होती है और उसके सिम्टम्स क्या हैं। फिर कैल्शियम डिफिशिएंसी भी विटामिन डी डिफिशिएंसी से लिंक्ड ही है। इसमें कैल्शियम डिफिशिएंसी बच्चों में रिकेट्स कॉज करती है और एडल्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करती है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वही वीक बोन्स, फ्रैक्चर्स, डिफॉर्मिटीज़ इन चिल्ड्रन। यही दोनों तकरीबन एक ही जैसे सिम्टम्स हैं। और लास्ट में आयरन डिफिशिएंसी पे हम आ जाते हैं, जिसमें एनीमिया की हमने बात की। एनीमिया में फटीग होती है, वीकनेस, पेल स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपके ऑक्सीजन सप्लाई होने की एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और उससे कॉन्सिक्वेंटली ऑटोमेटिकली आपको फटीग भी फील होगी, आप थके रहोगे हर वक्त, आपकी स्किन भी ख़राब होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा सही तरह, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बैलेंस डाइट। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि बैलेंस डाइट शुड प्रोवाइड द राइट अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट योर बॉडी नीड्स फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फाइबर, वाटर। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मूविंग ऑन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को मेकअप करते हैं, क्या क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सबसे पहले आ जाते हैं माउथ पे। अच्छा, उससे पहले दो चीज़ें समझते हैं। एक होती है केमिकल डाइजेशन, एक होती है फिज़िकल डाइजेशन। फिज़िकल डाइजेशन वो होती है जिसमें आप फिज़िकली कोई चीज़ को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। केमिकल डाइजेशन वो होती है जिसमें एक चीज़ केमिकली ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। माउथ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। माउथ में सबसे पहले क्या होता है, ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम को ऐसे समझें जैसे आपने अभी एक नवाला खाया है, ठीक है। आपने अभी खाना खाया है और अब हम उस खाने के चीज़ का पाथवे देख रहे हैं कि वो किस तरह आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है। सबसे पहले माउथ पे आ जाते हैं। सबसे पहले खाना आपने खाया है तो इंजेशन इसको कहते हैं, खाना खाने को। इसमें फ़िज़िकल डाइजेशन होती है, चूइंग, और केमिकल डाइजेशन भी होती है जिसमें स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जाता है। उस पर हम भी आते हैं। पहले फ़िज़िकल डाइजेशन समझ लें। चूइंग, किसी चीज़ को चबाने से क्या कर रहे हैं आप, उस चीज़ को, वो चीज़ बड़े टुकड़ों में होगी, आप उसको छोटे टुकड़ों में करेंगे, ठीक है। चबाने से आप यही कर रहे हैं ना, यू ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, यूर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज़ क्यों कर रहे हैं? ताकि केमिकल डाइजेशन अच्छी हो सके। ये बात याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने की फिज़िकल डाइजेशन। उसके बाद माउथ के अंदर केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च होती है। केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च होती है वो ऐसे होती है कि अमाइलेज एंजाइम होता है आपका, सलाइवरी अमाइलेज। आपके पास होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होता है। जो आप खाना खाते हैं तो सलाइवा प्रोड्यूस होता है आपके मुंह के अंदर। अब उस सलाइवा में अमाइलेज होता है, ठीक है। अमाइलेज एंजाइम का नाम है और अमाइलेज एंजाइम का काम होता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो ये हमने माउथ में पढ़ा। उसके बाद हम सलाइवरी ग्लैंड्स गए, ये अभी पढ़े। सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा कंटेनिंग अमाइलेज टू बिगिन स्टार्च डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? इसोफेगस होता है ट्रांसपोर्ट्स द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक थ्रू पेरिस्टालसिस। क्या मतलब है इस बात का? पेरिस्टालसिस होता है, अब ये मैं आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर से समझ लेते हैं हम, ठीक है। ये आपकी जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है, ये है आपका इसोफेगस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आपका ये जो येलो पार्ट है, ये वो आपका खाने की चीज़ है जो आपने खाना खाया है, ठीक है। वो जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा तो जो उसके ऊपर वाली इसोफेगस का हिस्सा है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खाने को नीचे पुश करेगा, फिर इस तरह खाना नीचे जाता रहेगा, ठीक है। इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे। और इसकी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको इसकी एनिमेटेड वीडियो मिलती है वो देख लें आप, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि पेरिस्टालसिस होता क्या है, ठीक है। पेरिस्टालसिस जब होगा आप कहोगे कि भाई कि जो आपका फूड है वो जब इसोफेगस से स्टमक तक जा रहा है तो वो पेरिस्टालसिस के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है आपके मसल्स की। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मतलब है कि जी ऊपर वाला जो आपका मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, खाना नीचे पुश होगा, नीचे वाले रिलैक्स करेंगे, फिर नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, खाना और नीचे पुश होगा। इस तरह का ये प्रोसेस है, ठीक है। वापस इधर आ जाते हैं। इसोफेगस पे हमने पढ़ा दैट इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द माउथ थ्रू द स्टमक थ्रू पेरिस्टालसिस, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्टमक पे। स्टमक में क्या क्या होता है? स्टमक में सबसे पहले होती है फिज़िकल डाइजेशन, यानी कि चर्निंग। चर्निंग मतलब आपके स्टमक वॉल्स जो हैं
वो कंट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं और आपके खाने को मिक्स करती हैं एक तरीके से स्टमक के अंदर, ठीक है। चर्निंग के बाद क्या होगा, केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीएज एंजाइम आपका रिलीज़ होगा, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा लेकिन यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जब आपका खाना आपके स्टमक में आया, सबसे पहला काम है कि भाई चर्निंग हो रही है, वो तो ठीक हो गया, चर्निंग फिज़िकल डाइजेशन है। दूसरा आपका पेप्सिन रिलीज़ होगा, ठीक है। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक टाइप ऑफ प्रोटीएज एंजाइम है। प्रोटीएज एंजाइम क्या होता है, जो एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, और एक प्रोटीएज एंजाइम का नाम है पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन रिलीज़ होगा आपके स्टमक के अंदर, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा वो अमीनो एसिड्स में या पॉलीपेप्टाइड्स में, ये सारा हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है। और HCl भी रिलीज़ होगा आपके स्टमक के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी दो वजूहत हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पहली वजह ये है कि जी बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। दूसरी वजह यह है कि ये pH 2 प्रोवाइड करेगा, लो pH प्रोवाइड करेगा। लो pH क्यों, क्योंकि पेप्सिन जो है उसके लिए ऑप्टिमम pH ही है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम के लिए ऑप्टिमम pH है pH 2। ये चीज़ अगर आपके सर से गुजर गई है तो आप पहले एंजाइम्स वाला चैप्टर पढ़ लें, जिसके अंदर हमने बताया हुआ है कि एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम्स का ऑप्टिमम pH जब हम कहते हैं तो क्या बात हो रही है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं तो क्या बात हो रही है। तो वो अगर आप देख लें पहले तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये बात हमने कर ली कि स्टमक में फ़िज़िकल डाइजेशन हो रही है, केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स हो रही है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फ़िज़िकल डाइजेशन क्यों हो रही है, ताकि केमिकल डाइजेशन अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कैसे होती है, पेप्सिन एंजाइम रिलीज़ होता है जो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स या अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों रिलीज़ होता है, क्योंकि बैक्टीरिया ख़त्म करने होते हैं, जो खाना खाया होता है उसमें अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको मारना होता है और ऑप्टिमम pH देना होता है पेप्सिन एंजाइम को। स्टमक तक खाना आ गया, उसके बाद खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ड्यूडेनम एंड इलियम में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च, प्रोटीन, माल्टोज एंड लिपिड्स होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि स्टमक के अंदर आपका प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ। अब प्रोटीन के अलावा बाकी चीज़ें भी होती हैं खाने में, ठीक है। स्टार्च होगा, फैट्स होंगे, कार्ब्स होंगे, वो सारी चीज़ें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू होती हैं, ब्रेक डाउन होना शुरू होती हैं, डाइजेस्ट होना शुरू होती हैं, फिर एब्जॉर्ब होती हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जाएगा, ठीक है, अमाइलेज आएगा। प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाएगा, प्रोटीएज एंजाइम होगा। माल्टोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा, माल्टेज एंजाइम होगा कोई। लिपिड्स को ब्रेक डाउन किया जाएगा, लाइपेज एंजाइम होगा, ठीक है। ये सब इनको ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आपकी बॉडी इनको अब्जॉर्ब करके इनको यूज़ कर सके, ठीक है। अब होगा क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे एंजाइम्स कहाँ से आने, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाज के थ्रू ये एंजाइम्स आने हैं, ठीक है। पैंक्रियाज प्रोड्यूस करेंगे पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक प्रोटीएज, ठीक है। पैंक्रियाटिक प्रोटीएज को ट्रिप्सिन भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा आप लोगों के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजिंग अगर हो रहा है तो फिर आप इसको यही याद रखें कि पैंक्रियाज अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज प्रोड्यूस करेंगे, और उससे क्या होगा कि आपका बाकी जो सारा स्टार्च, प्रोटीन, माल्टोज एंड लिपिड्स हैं वो आपके डाइजेस्ट हो जाएंगे। और ये एक और एल्कलाइन सोल्यूशन, एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज़ करते हैं स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि स्टमक में जब आपके जो सोल्यूशन था उसका pH कम हो गया था, pH 2 हो गया था, ताकि पेप्सिन अच्छी तरह एक्ट कर सके, उसके बाद उसको न्यूट्रल भी तो करना है ना, एसिडिक तो नहीं रखना। न्यूट्रल करने के लिए पैंक्रियाज एक एल्कलाइन फ्लूइड भी रिलीज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको पहली दफ़ा समझ नहीं आएगी, ये सारा प्रोसेस जितना लंबा है ये आपको बार बार समझना पड़ेगा, ख़ुद अपने आप को समझाना पड़ेगा। एक दफ़ा पढ़ेंगे, 2 दफ़ा पढ़ेंगे, फिर आपको ये मतलब बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, याद हो जाएगा आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन की भी बात कर ली, पैंक्रियाज की भी बात कर ली, लिवर की बात कर लेते हैं। लिवर प्रोड्यूसेस बाइल फॉर फैट एमल्सिफिकेशन एंड स्टोर्स ग्लाइकोजन। ये लैंग्वेज बड़ी अजीब सी यूज़ हुई है इस चैप्टर में कि आप लोगों को मुश्किल लगेगा, लेकिन बहुत सिंपल बात है। लिवर क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाइल, अब बाइल क्या है, बाइल एक फ्लूइड है जिसका काम है फैट एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है कि जो आपका फ़ैट है ना, जो लिपिड्स हैं आपके, उनका वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा। उनको सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा कि जो लाइपेज एंजाइम है वो ज़्यादा अच्छी तरह एक्ट कर पाएगा, ब्रेक डाउन कर पाएगा। ये सारी चीज़ें हमने एंजाइम्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है।
लिवर का क्या काम है, लिवर इसमें बाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं जो फैट को एमल्सिफाई कर रही है। फैट एमल्सिफाई हो जाएगा तो फैट का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो लाइपेज एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाज ने प्रोड्यूस किए वो ज़्यादा अच्छी तरह ब्रेक डाउन कर सकेगा लिपिड्स को। और लिवर ग्लाइकोजन को भी स्टोर करता है। ग्लाइकोजन हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ग्लाइकोजन होता है जब ग्लूकोज को फ्यूचर यूज़ के लिए बॉडी स्टोर कर लेती है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर करती है, ठीक है। अब देखें, लिवर में लिखा हुआ है प्रोड्यूसेस बाइल और गॉल ब्लैडर में लिखा हुआ है स्टोर्स एंड रिलीजेस बाइल। जब लिवर में बाइल बन जाता है फिर वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर जब गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होने तक आपका सारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले माउथ में हमने देखा कि जी केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च हुई, अमाइलेज एंजाइम आया, सलाइवरी अमाइलेज को कहते हैं क्योंकि वो सलाइवा में होता है। सलाइवरी अमाइलेज आया, उसने डाइजेस्ट किया स्टार्च को डाइजेस्ट किया, स्टार्च को ब्रेक डाउन किया माल्टोज में, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका इसोफेगस से पेरिस्टालसिस के थ्रू खाना गया स्टमक में चर्निंग हुई, फिजिकल डाइजेशन, और पेप्सिन एंजाइम रिलीज़ हुआ जिसने क्या किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया और उसको पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन किया। HCl प्रोड्यूस हुआ। HCl क्यों प्रोड्यूस हुआ, ताकि पेप्सिन को ऑप्टिमम pH मिले और बैक्टीरिया ख़त्म हो। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक जब खाना पहुंचा तो आपके पैंक्रियाज ने पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीज रिलीज़ किए, सिक्रीट किए, एक एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट किया। एल्कलाइन फ्लूइड से जो एसिडिक pH हो गया था आपके सोल्यूशन का वो नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल मतलब न्यूट्रल हो गया, और जो अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीज पैंक्रियाज ने प्रोड्यूस किए उनसे आपका बाकी खाना डाइजेस्ट हो गया। लिवर ने बाइल प्रोड्यूस की फॉर फैट एमल्सिफिकेशन, फैट एमल्सिफाई हुआ तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हुआ तो लाइपेज एंजाइम उस पर ज़्यादा अच्छी तरह एक्ट कर पाया। गॉल ब्लैडर ने लिवर से बाइल स्टोर की हुई थी, उसने रिलीज़ की, ठीक है। यहाँ तक आपका सारा काम हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि आपका जो बाकी वाटर और सॉल्ट है वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं और सॉलिड वेस्ट फॉर्म हो जाता है, और सॉलिड वेस्ट जो है वो आपका रेक्टम और एनस के थ्रू इजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसेस था डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। खाने के साथ क्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन, ये वही आगे भी यही बात की हुई है डाइजेशन प्रोसेस में कि फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन है द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट चेंजिंग द फूड मॉलिक्यूल, जैसे चूइंग और चर्निंग। और केमिकल डाइजेशन होती है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बाय एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल अमाइलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज, ठीक है। इसके बाद आ जाता है टीथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़ा सिंपल टॉपिक है। मुझे वैसे ये कभी पसंद नहीं आया था, मैं इसको हमेशा एंड पे छोड़ देता था, लेकिन इट्स बेटर टू डू इट। टाइप्स ऑफ टीथ में हम आ जाते हैं। ये आपके पास 4 टाइप्स हैं, ये इनके फंक्शंस हैं, इनको बस आप रट्टा लगा लें, ठीक है, याद कर लें इनको। काफ़ी सिंपल है, बहुत बेसिक है ये। टूथ स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। टूथ स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे ऊपर वाली लेयर आपके दांत की होती है इनामल। अच्छा, अब ये हम डाइजेशन वाले चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन में, क्योंकि जो आपकी चूइंग है, जो आपने फिजिकल डाइजेशन की सबसे पहले, वो दांतों के थ्रू ही हुई ना, तो ये यहीं बिलोंग करता है, हम इसको यहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले इनामल के बारे में बात कर लेते हैं। ये हार्ड आउटर लेयर होती है और ये आपके दांत को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके नीचे होती है डेंटाइन, ठीक है, इट सपोर्ट्स द टूथ। फिर होता है पल्प जिसके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल होती हैं, और सीमेंट होता है जो आपके टूथ को एंकर करता है गम के अंदर, यानी कि उसको गम के साथ जोड़ के रखता है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ टीथ क्या है कि फिजिकली ब्रेक डाउन फूड टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर केमिकल डाइजेशन बाय एंजाइम्स। टीथ जब आपके खाने को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, चबाते हैं आप कोई चीज़, उसका साइज़ छोटा हो जाता है तो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो फिर जो एंजाइम्स हैं वो उस पर ज़्यादा अच्छी तरह एक्ट कर पाएंगे। यही चीज़ एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में भी हो रही थी बाइल की, कि जब बाइल प्रोड्यूस हुई, बाइल रिलीज़ हुई तो खाने पर उसने फैट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया, उनको एमल्सिफाई किया, और उसके बाद लाइपेज एंजाइम ने अच्छी तरह एक्ट किया उनके ऊपर। नीचे आ जाते हैं जी फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में भी वही चीज़ है जो हमने पढ़ी है। सबसे पहले माउथ में क्या होता है, इंजेक्शन एंड डाइजेशन ऑफ स्टार्च शुरू हो जाती है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सलाइवरी अमाइलेज एक्सक्रीट करते हैं। स्टमक में क्या होता है, फिजिकल डाइजेशन होती है, चर्निंग होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है, और प्रोटीज एंजाइम जिसका नाम पेप्सिन है वो रिलीज़ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है जी, केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च, माल्टोज और प्रोटीन एंड लिपिड्स होती है। लिवर क्या करता है, वो बाइल प्रोड्यूस करता है। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है,
पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज प्रोड्यूस करते हैं। इलियम एंड कॉलन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, और रेक्टम एंड एनस में आपकी डाइजेशन होती है और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वगैरह जो हमने वो तो इधर हो रही है, लेकिन रेक्टम एंड एनस में डाइजेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये एंजाइम्स आपको याद होने चाहिए। अगर अभी तक आपके सर से गई हैं ये एंजाइम्स वाली बातें सारी, तो एक तो एंजाइम्स वाला चैप्टर देखें, दूसरे ये चीज़ समझें। अमाइलेज का काम होता है कि वो स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन करता है, फिर माल्टेज का काम होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीज यानी कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो हैं वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करते हैं। लाइपेज जो है वो लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने पढ़ लिया कि जी फंक्शन क्या है, किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया इन फूड एंड प्रोवाइड्स द एसिडिक एनवायरनमेंट नीड फॉर पेप्सिन। और बाइल एंड फैट डाइजेशन में क्या होता है जी, बाइल प्रोड्यूस होती है लिवर के थ्रू, गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है और वो फैट्स को इमल्सिफाई करती है। इमल्सिफाई यानी उनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती है, उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती है। इससे सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया तो लाइपेज का काम आसान हो गया और ज़्यादा अच्छा हो गया। ठीक है, पेरिस्टालसिस भी हमने पढ़ लिया, डायग्राम भी देख ली। वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट मूव फूड अलोंग द ट्रैक फ्रॉम इसोफेगस टू द एनस। ठीक है, मतलब सारा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टालसिस हो रहा है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स होते हैं जो इसके आसपास के मसल्स होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे और इस तरह खाना आपका इस तरह नीचे जाता रहेगा। ठीक है, अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन क्या होती है ये समझ लेते हैं। अब्जॉर्प्शन होती है, नाम से पता चल रहा है, न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और होता क्या है, न्यूट्रिएंट्स मूव थ्रू द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। क्या मतलब, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका खाना डाइजेस्ट हो गया, लेट्स से आपका जो ग्लूकोज है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ग्लूकोज को बॉडी ने यूज़ करना है, तो वो कैसे यूज़ करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको बॉडी के अंदर लेके आने, ब्लड के अंदर लेके आने। स्मॉल इंटेस्टाइन से कैसे लेके आएगा, अब्जॉर्प्शन के थ्रू, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ये सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन से आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं और ब्लड स्ट्रीम से जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ जाती हैं। ठीक है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले जाके चैप्टर 3 है मेरे ख्याल से, उसकी वीडियो देखें। ठीक है, ये चैप्टर 2 है, पता नहीं कौन से, मतलब बहुत ही शुरू वाला चैप्टर है, उसकी वीडियो देख लें, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। एसिमिलेशन क्या होती है जी, द प्रोसेस बाय विच अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर टेकन इनटू सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर। एसिमिलेशन और अब्जॉर्प्शन का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एसिमिलेशन में द प्रोसेस बाय विच अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, अब्जॉर्ब हो चुके हैं, ठीक है, अब्जॉर्प्शन के बाद जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल्स के अंदर जाते हैं और उनको यूज़ किया जाता है एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर के लिए, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली अब्जॉर्प्शन है किसी चीज़ को आपने अब्जॉर्ब कर लिया और हासिल कर लिया आपकी बॉडी ने, ब्लड स्ट्रीम ने उस चीज़ को, और एसिमिलेशन है कि आपने जो चीज़ अब्जॉर्ब किया आप उसको यूज़ करें और उससे एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर वगैरह करें, जो भी उसका काम है। ठीक है, अब ये होता कैसे है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स मूव थ्रू द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। ये कैसे होता है ये हम यहाँ पढ़ेंगे। विलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, विलाए जो होते हैं, विलाए बेसिकली इसकी जमा है, प्लूरल है। ठीक है, विलाए आर टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इमेजिन करें कि ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है। ठीक है, इसके ऊपर इस तरह करके, ये मेरी ड्राइंग इतनी ख़ास है तो नहीं, लेकिन इस तरह करके ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। इससे क्या होगा कि जो आपका खाना है ना, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपने अब्जॉर्ब करने हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा इंक्रीज़ होगा ना तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। जैसे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फिर एंजाइम एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है ना, उस तरह ये सीन है। ठीक है, इसको हम अभी रेस कर देते हैं। अच्छा, तो विलाए क्या होते हैं, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। कैपिलरीज में जाते हैं आपका अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज, और लैक्टियल्स में जाते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये फ़र्क क्या है, मैंने कहा था कि आपने कोई चीज़ जो अब्जॉर्ब की है उसको आपने ब्लड तक लेके जाना है ना, तो ब्लड में कैसे जाएगा, कैपिलरीज़ में जाएगा। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में हमने डिस्कस किया कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज़ को। ठीक है, कैपिलरीज़ में जाएगा, कैपिलरीज़ में अमीनो एसिड और ग्लूकोज जाएंगे, और जो आपका फ़ैट है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, वो लैक्टियल्स में जाएगा। ठीक है,
ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है कि विलाई में एब्जॉर्ब होने के बाद अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज आपका कैपिलरीज में जाएगा और लैक्टेज में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जाएगा। लास्टली हम वाटर एब्जॉर्प्शन पे आ जाते हैं। कहाँ होती है वाटर एब्जॉर्ब बोथ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द कॉलन, बट मोस्ट एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हेपेटिक पोर्टल वेन हमने पढ़ी थी, उसमें ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में भी हमने इसका बारे में पढ़ा था। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या होती है, ये आपके स्टमक और लिवर के बीच में होती है, और ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में होती है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर तक आपका अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स वाला ब्लड लेके जाती है। जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों, जिस ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों, उसको लेके जाती है लिवर तक, ठीक है, वेयर दे आर प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड बिफोर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। तो ये अब हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। काफ़ी लंबा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इसको समझें, पढ़ें इसको, और ये प्रोसेसेस याद रखें, एंजाइम्स याद रखें, डिजीज़ेज इनके पता होने चाहिए, यूज़ पता होना चाहिए, और हमने टाइप टी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ा, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पढ़े, एंजाइम्स पढ़े, HCl के बारे में पढ़ा, बाइल के बारे में, पेरिस्टाल्सिस के बारे में, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, विलाई, स्ट्रक्चर, फंक्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, हेपेटिक पोर्टल वेन, ये सब पता होना चाहिए।